अभी हम पैथोमा स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ पैथोमा बुक। इसमें हम इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स और वुंड हीलिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रो लिखा हुआ है, उसमें इन्फ्लामेशन के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले ये कि अलो करता है इन्फ्लामेटरी सेल्स को, प्लाज्मा प्रोटीन्स को जैसे कि कॉम्प्लीमेंट को और फ्लूइड को कि वो एग्जिट कर जाए ब्लड वेसल्स में और इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए। ठीक है। दूसरा इन्फ्लामेशन के बारे में बताया गया कि डिवाइड हुई है अक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। पहले अक्यूट इन्फ्लामेशन का बताया गया है, इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स बताई गई हैं। उसमें एक तो आ जाता है कैरेक्टराइज होती है वो बाय द प्रेजेंस ऑफ द इडीमा एंड न्यूट्रोफिल्स होते हैं टिश्यूज़ में। जैसे ये पिक्चर देखिए 2.1a का, ये इन्फ्लामेशन दिखाई गई है, ये अक्यूट इन्फ्लामेशन है न्यूट्रोफिल्स के साथ, जबकि ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन है लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स के साथ। दूसरा पॉइंट ये है कि ये अक्यूट इन्फ्लामेशन की बेसिक प्रिंसिपल ये कि ये अराइज करती है इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन, ताकि एलिमिनेट करे पैथोजन को या टिश्यू नेक्रोसिस को टू क्लियर द नेक्रोटिक डेब्रिस। तीसरी बात ये कि इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है विथ लिमिटेड स्पेसिफिसिटी, यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी होती है। फिर अक्यूट इन्फ्लामेशन में बेसिक प्रिंसिपल्स के बाद मीडिएटर्स बताए गए हैं अक्यूट इन्फ्लामेशन के। मीडिएटर्स हमारे पास टोल लाइक रिसेप्टर्स एक तो होते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि ये उन सेल्स पे मौजूद होते हैं इन्नेट इम्यून सिस्टम के, जैसे कि मैक्रोफेजेस पे और डेंड्रिटिक सेल्स पे टोल लाइक रिसेप्टर होते हैं। दूसरा है कि ये एक्टिवेट होते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न यानी पैम्प्स से, जो कि कॉमनली शेयर किया जाता है बाय माइक्रोब्स। CD14 जो कि टोल लाइक रिसेप्टर है हमारे मैक्रोफेजेस पे, वो रिकॉग्नाइज करता है लाइपोपोलीसेकेराइड को, जो कि पैम्प है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो वो CD14 को रिकॉग्नाइज करता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया कि टोल लाइक रिसेप्टर की एक्टिवेशन रिजल्ट करती है अप रेगुलेशन ऑफ द NF कप्पा बी, यानी कि न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी की अप रेगुलेशन कराता है टोल लाइक रिसेप्टर, जो कि एक न्यूक्लियर ये क्या होता है, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है जीन्स को और लीड करता है प्रोडक्शन मल्टीपल इम्यून मीडिएटर्स का। फिर लिखा है कि टोल लाइक रिसेप्टर ना प्रेजेंट होते हैं ऑल्सो ऑन द सेल्स ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी पे, जैसे कि हमारे लिम्फोसाइट्स पे, और हेंस प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन मीडिएटिंग द क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो हमने जो है मीडिएटर अक्यूट इन्फ्लामेशन में सबसे पहले देख लिया टोल लाइक रिसेप्टर। अब दूसरे आ जाते हैं हमारा एरेकिडोनिक एसिड। ठीक है, एरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स में हमारे हैं कि एरेकिडोनिक एसिड जो है ना रिलीज़ होता है हमारी फोस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन से फोस्फोलाइपेज A2 की मदद से, और एक्ट अपॉन होता है बाय द साइक्लोऑक्सीजनेस 5 साइक्लोऑक्सीजनेस से या फिर 5 लाइपोऑक्सीजनेस से, ये जो है एरेकिडोनिक एसिड एक्ट ऑन होता है। अब जो साइक्लोऑक्सीजनेस है ना वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बना देगा, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ये वेजोडाइलेशन करवाते हैं और वास्कुलर परमिबिलिटी को बढ़ाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 पेन भी मीडिएट करता है। फिर दूसरा है लाइपोऑक्सीजनेस जो प्रोड्यूस करते हैं ल्यूकोट्राइंस को। एक तो ल्यूकोट्राइन B4 होता है जो एक्टिवेट करता है और अट्रैक्ट करता है हमारे न्यूट्रोफिल्स को। दूसरा ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4, ये स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं एनाफाइलेक्सिस के, और ये मेडिएट करवाते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकोस्पाज्म करवाते हैं और इंक्रीज़ करते हैं हमारी वास्कुलर परमिएबिलिटी। फिर हमारे तीसरे आ गए मास्ट सेल। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, मास्ट सेल कनेक्टिव टिश्यू में ज़्यादा होते हैं। ये ना टिश्यू के ट्रोमा से एक्टिवेट होते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C3a, C5a से, या फिर क्रॉस लिंकिंग ऑफ द सरफेस IgE बाय द एंटीजन से। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया कि इमीडिएट रिस्पॉन्स, अब जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है वो इन्वॉल्व करेगा रिलीज ऑफ द प्री फॉर्म्ड हिस्टामिन ग्रैन्यूल, जो कि मीडिएट करते हैं वेजोडाइलेशन हमारी आर्टीरियोल्स की और इंक्रीज़ कर देंगे वास्कुलर परमिएबिलिटी। ठीक है, डिलेड रिस्पॉन्स जो है फिर अगर है तो फिर वो इन्वॉल्व करेगा प्रोडक्शन हमारे एरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स की, और पार्टिकुलरली उसमें ल्यूकोट्राइंस आ जाते हैं। तो हमने इमीडिएट रिस्पॉन्स भी देखा, डिलेड रिस्पॉन्स भी उसका देखा। फिर हमारे आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में नंबर 1 है हमारा प्रो इन्फ्लेमेटरी सीरम प्रोटीन, जो कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं इन्फ्लामेशन को। दूसरे हमारे आ जाती हैं सर्कुलेट, जो करती हैं एज इनएक्टिव प्रीकर्सर की तरह, जिनकी एक्टिवेशन किस तरह होगी, या तो क्लासिकल पाथवे से होगी, C1 जो है बाइंड करेगा IgG से IgM से, जो कि एंटीजन के साथ बाउंड होती है, या फिर अल्टरनेटिव पाथवे से जिसमें हमारे माइक्रोबियल ही प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो डायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को। फिर तीसरी होता है मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे, MBL पाथवे। इसमें ना MBL ना मैनोस के साथ बाइंड करेगा, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है, और एक्टिवेट कर देगा कॉम्प्लीमेंट को। तीसरा पॉइंट ये है कि सारे पाथवे जो है ना रिजल्ट करते हैं प्रोडक्शन C3 कन्वर्टेज की, जो मेडिएट करता है C3 to C3a एंड C3b में, जो कि इंटर्न बना देगा C5 कन्वर्टेज,
C3 से C5 कन्वर्टेज, जो C5 से C5A और C5B बना देगा। अब C5B कॉम्प्लेक्स करेगा C6 से लेकर C9 तक और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स मैक बना देगा। फिर लिखा गया है कि C3A और C5A को एनाफाइलेटोक्सिन कहा गया है। ये मास्ट सेल की डीग्रेन्युलेशन को ट्रिगर करते हैं, रिजल्ट करेंगे हिस्टामिन मीडिएटेड वेसोडाइलेशन में और वास्कुलर परमेबिलिटी को भी बढ़ा देंगे। फिर C5A का बताया गया कि ये कीमोटैक्टिव होता है न्यूट्रोफिल्स के लिए, जबकि C3B जो है वो ऑप्सोनिन होता है फैगोसाइटोसिस के लिए। ये सारे आपने याद करने हैं। मैक जो है वो लाइसिस करवा देगा हमारे माइक्रोब्स की और क्रिएट कर देता है सुराख उनकी सेल मेम्ब्रेन में, मैक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लीमेंट के बाद है हैगेमैन फैक्टर, फैक्टर नंबर 12। नंबर 1, इनएक्टिव जो हमारी प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोटीन है वो प्रोड्यूस होती है लिवर में, एक्टिवेट हो जाती हैं अपॉन द एक्सपोजर टू द सब एंडोथेलियल या फिर टिश्यू के कोलेजन की वजह से। इंटर्न एक्टिवेट करेंगे कोएगुलेशन को और फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम्स को। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट को भी करेंगी। इसके अलावा काइनिन सिस्टम को भी, काइनिन क्लीव करता है हाई मोलिकुलर वेट काइनिनोजिन को ब्रेडिकाइनिन के अंदर, जो मीडिएट करवाता है हमारी वेसोडाइलेशन और वास्कुलर परमिएबिलिटी भी सिस्टमिन की ही तरह, और एज वेल एज पेन में भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्डिनल साइंस ऑफ द इन्फ्लामेशन। हमने बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े, मीडिएटर्स पढ़े एक्यूट इन्फ्लामेशन के। अब कार्डिनल साइंस क्या है इन्फ्लामेशन के? रेडनेस होती है, रुबार, वार्मथ, कैलार। ये क्यों हो रही है? क्योंकि वेसोडाइलेशन हो रही है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। दूसरा, ये हो रही है रिलैक्सेशन हमारे आर्टेरियल स्मूथ मसल की हो रही है, जो की मीडिएटर्स उसमें हमारे हिस्टामिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ब्रेडिकाइनिन। इसके अलावा स्वेलिंग भी होती है, इसको हम कह रहे हैं ट्यूमर। ये क्यों हो रहा है? एक तो इसकी ये रीज़न है कि स्वेलिंग हो रही है क्योंकि लीकेज हो रहा है फ्लूइड का पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में से इंटरस्टेशियल स्पेस के अंदर एक्सुडेट। दूसरा की पॉइंट ये है कि की मीडिएटर्स है हमारे पास, हिस्टामिन आ रहा है जो एंडोथेलियल सेल्स की ना कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है, और दूसरा टिश्यू को डैमेज भी यही करवाता है। हिस्टामिन ये एंडोथेलियल सेल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, दूसरा हमारा टिश्यू डैमेज होता है रिजल्टिंग इन द एंडोथेलियल सेल की डिसरप्शन, इसलिए स्वेलिंग हो रही है। अब पेन हो रहा है, डॉलर हो रहा है। डॉलर क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 सेंसिटाइज करते हैं हमारी सेंसरी नर्व एंडिंग्स को, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कहा गया फीवर भी होता है। ये क्यों होता है? इसकी भी दो रीज़न है। एक तो पायरोजेंस होते हैं जैसे कि लाइपोपोलीसैकेराइड हमारे बैक्टीरिया में से, जो कि हमारे मैक्रोफेजेस को कॉज कराएंगे कि वो रिलीज़ करें इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, जो साइक्लोऑक्सीजनेज की एक्टिविटी को बढ़ा देगा पेरीवास्कुलर सेल्स में ऑफ द हाइपोथैलेमस, यहाँ पे बढ़ा देगा। दूसरा फीवर इसलिए हुआ है क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर सेट पॉइंट जो है ना वो बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप हम देख लें, दूसरा होता है न्यूट्रोफिल का अराइवल और उनका फंक्शन। उसमें बहुत से स्टेप हैं, देख लें। सबसे पहले स्टेप 1 है, ए स्टेप देखें। स्टेप 1 पहले मार्जिनेशन होती है। मार्जिनेशन में दो लिखे हैं कि वेसोडाइलेशन ना हमारे ब्लड फ्लो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल में स्लो डाउन कर देती है ब्लड फ्लो को, क्योंकि डायलेशन हो गई है। तो सेल्स मार्जिनेट करेंगे सेंटर ऑफ द फ्लो में से टू द पेरीफ्री। दूसरा स्टेप होता है रोलिंग का। इसमें ना देखें सिलेक्टिन जो है ना स्पीड बम्प्स, ये अप रेगुलेट हो जाते हैं हमारी एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर। सबसे पहले पी सिलेक्टिन होते हैं जो कि रिलीज़ होता है हमारे वेबल पलेट बॉडीज से और मीडिएट होते हैं हिस्टामिन की मदद से, और ई सिलेक्टिन होते हैं जो कि इंड्यूस होते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर से और इंटरल्यूकिन 1 से। दूसरे होते हैं हमारे सिलेक्टिन जो बाइंड करते हैं, नहीं ये सिलेक्टिन के बारे में इस तरह एक्सप्रेस होते हैं, कौन सा होता है ये देखा अब है कि सिलेक्टिन बाइंड करते हैं सियालियल ल्यूइस पे ऑन द ल्यूकोसाइट्स पे जो मौजूद होता है सियालियल ल्यूइस। तीसरा एक इंटरेक्शन रिजल्ट करेगा रोलिंग में ऑफ द ल्यूकोसाइट अलोंग द वेसल वाल, रोलिंग होगी। अब थर्ड स्टेप होता है अडेयन का। अडेयन कैसे होती है? सेल्यूलर अडेयन मॉलिक्यूल्स होते हैं, आई केम होता है, वी केम भी होता है, ये भी अप रेगुलेट होते हैं हमारी एंडोथेलियम पे बाय द ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन 1 की वजह से। इंटेग्रिन्स ना अप रेगुलेट होते हैं हमारे ल्यूकोसाइट्स के ऊपर C5A की मदद से, और ल्यूकोट्राइन B4 की मदद से भी इंटेग्रिन्स हो जाते हैं इस ल्यूकोसाइट्स में। इंटेग्रिन्स बिटवीन द कैम्स एंड इंटेग्रिन इंटरेक्शन इनका कैम का यानी कि कोई भी सेलुलर अडेयन मॉलिक्यूल और इंटेग्रिन का इंटरेक्शन में अडेयन हो जाएगी ल्यूकोसाइट्स की वेसल वॉल के साथ। अब ल्यूकोसाइट जो है ना उसकी अडेयन जो है ना वो ज़्यादातर कॉमनली होती है किसी ऑटोजोमल रिसेसिव डिफेक्ट इंटेग्रिन की वजह से अडेयन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे कि CD18 सब यूनिट की। क्लिनिकल फीचर इंक्लूड करते हैं कि डिलेड सेपरेशन होती है उसमें अम्बिलाइकल कॉर्ड की, तो ज़्यादा सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स होते हैं,
इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स में ज़्यादा होते हैं क्योंकि इम्पेयर अडहेन होती है मार्जिनेटेड पूल ऑफ ल्यूकोसाइट्स की, और रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें पस फॉर्मेशन नहीं होती। चौथा स्टेप होता है ट्रांस माइग्रेशन और कीमोटैक्सिस का। तो इसमें ना ल्यूकोसाइट ट्रांस माइग्रेट करते हैं अक्रॉस द एंडोथेलियम के ऑफ द पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल, और ये जाएंगे टुवर्ड द केमिकल अट्रैक्टेंट यानी कीमोटैक्सिस। दूसरा, न्यूट्रोफिल्स भी अट्रैक्ट होते हैं बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स की तरफ, जैसे कि इंटरल्यूकिन 8, C5 एंड ल्यूकोट्राइन B4 न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और न्यूट्रोफिल्स और ल्यूकोसाइट्स। फिर स्टेप 5 आता है हमारा फैगोसाइटोसिस का। इसमें क्या होता है, कंजप्शन पैथोजन की या नेक्रोटिक टिश्यू की फैगोसाइटोसिस इन्हेंस होती है ऑप्सोनेंस की मदद से, IgG और C3a की वजह से। सूडोपोर्स एक्सटेंड करते हैं हमारे ल्यूकोसाइट्स में से और फैगोसोम्स बना देते हैं, जो कि इंटरनलाइज होते हैं और मर्ज कर जाते हैं लाइजोसोम के साथ और फैगोलाइजोसोम बनाएंगे। शेरिक-हिगैशी सिंड्रोम एक प्रोटीन ट्रैफिकिंग डिफेक्ट होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, कैरेक्टराइज होता है इम्पेयर्ड फैगोलाइजोसोम की फॉर्मेशन। क्लिनिकल फीचर इसमें ना इंक्रीज रिस्क होता है पायोजेनिक इन्फेक्शन का, न्यूट्रोपीनिया भी हो जाती है क्योंकि इंट्रामेडुलरी डेथ हो जाती है न्यूट्रोफिल्स की। उसके अलावा इसमें ना जायंट ग्रेन्यूल्स होते हैं हमारे ल्यूकोसाइट्स के अंदर, जायंट ग्रेन्यूल्स, क्यों, ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द ग्रेन्यूल अराइजिंग फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस, इसलिए फ्यूज़ होकर वो जायंट बना देंगे। दूसरा, इसमें डिफेक्टिव प्राइमरी हीमोस्टेसिस होती है क्योंकि एबनॉर्मल डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं प्लेटलेट्स में, तो डिफेक्टिव प्राइमरी हीमोस्टेसिस होगी। इसके अलावा इनमें एल्बिनिज्म भी होती है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी। तो ये मैनिफेस्टेशन है शेरिक-हिगैशी सिंड्रोम की, जो कि फैगोलाइजोसोम की फॉर्मेशन में इम्पेयरमेंट होती है। स्टेप 6 होता है डिस्ट्रक्शन फैगोसाइटोस मटेरियल का डिस्ट्रक्शन। ऑक्सीजन डिपेंडेंट जो किलिंग है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव मैकेनिज्म है। हाइपोक्लोराइड जनरेट जो होता है ना ऑक्सीडेटिव बर्स्ट की मदद से फैगोलाइजोसोम के अंदर, वो फैगोसाइटोस माइक्रोब को भी किल करता है। और O2 जो है ना वो कन्वर्ट होता है सुपर ऑक्साइड में बाद NADPH ऑक्सीडेज की मदद से, ये इसको कहलाएंगे ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। सुपर ऑक्साइड कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में सुपर ऑक्साइड डायम्यूटेज की मदद से, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीच में कन्वर्ट होता है बाय माइलो पेरोक्सीडेज। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद कर लें। फिर है क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़ CGD। ये कैरेक्टराइज होती है पुअर ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग के साथ, यानी ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग जो है ना वो पुअर होगी ड्यू टू या तो NADPH ऑक्सीडेज का डिफेक्ट है, एक्स लिंक्ड है ये, या ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है। दूसरा, ये लीड करेगा रिकरेंट इन्फेक्शन में और ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन हो जाती है, जो विथ कैटलेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्टेफिलोकोकस ओरियस से, सूडोमोनास कैसिपेसिया, सेरेटिया मेर्सिनस से, नोरकार्डिया एंड एस्पेरगिलस से। नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट जो आता है ना, वो टू स्क्रीन द क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़, नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम। ल्यूकोसाइट्स इनक्यूबेट होते हैं विथ NBT डाई, नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम डाई से, जो टर्न करता है ब्लू को अगर NADPH ऑक्सीडेज कन्वर्ट करे ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड के अंदर, लेकिन ये कलरलेस रहेगा अगर NADPH ऑक्सीडेज डिफेक्टिव हो। तो इससे हमें पता चल जाता है CGD का, क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़ का। डिस्ट्रक्शन का चौथा पॉइंट है माइलोपेरोक्सीडेज की डेफिशिएंसी के नतीजे में ना डिफेक्टिव कन्वर्जन होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हाइपोक्लोराइड के अंदर। इंक्रीज रिस्क हो जाता है कैंडिडिया इन्फेक्शन का। हाउएवर मोस्ट पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। NBT जो ना नॉर्मली नॉर्मल रहता है। रेस्पिरेटरी बर्स्ट जो है ऑक्सीजन की H2O2 में वो इंटैक्ट होती है। पांचवा पॉइंट है कि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग लेस इफेक्टिव होती है दैन द ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग, और ये होती है ज़्यादातर इन एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं ल्यूकोसाइट में सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स के अंदर, ल्यूकोसाइट के भी सेकेंडरी ग्रेन्यूल के अंदर, जैसे कि लाइजोजाइम में इन द मैक्रोफेजेस एंड मेजर बेसिक प्रोटीन में इन द यूजिनोफिल्स। लास्ट 7वां स्टेप होता है रेजोल्यूशन का। न्यूट्रोफिल्स में एपोप्टोसिस हो जाती है और 24 घंटों के अंदर डिसअपियर हो जाते हैं आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ द इन्फ्लामेटरी स्टिमुलस। ठीक है, न्यूट्रोफिल अराइवल और फंक्शन हमने डिटेल में देख लिया। अब अक्यूट इन्फ्लेमेशन में देख लेते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस प्री डोमिनेट करते हैं आफ्टर द न्यूट्रोफिल्स के बाद, और पीक होती है इनकी 2 से 3 दिन में आफ्टर द इन्फ्लेमेशन बिगिन। ये मोनोसाइट्स इन द ब्लड में से आते हैं। ये अराइव करते हैं टिश्यू में मार्जिनेशन के जरिए, फिर रोलिंग होती है, इनकी भी अडेहियन होती है, इनकी भी ट्रांसमाइग्रेशन सीक्वेंस होता है। ये ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करते हैं फैगोसाइटोसिस के जरिए, जो कि ऑप्सोनेंट से ऑगमेंट होता है, और ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे फैगोसाइटोज मटेरियल को एंजाइम्स की मदद से, जिसको हम लाइजोजाइम कहते हैं, उसकी मदद से भी। इन द सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग्स के साथ।
दूसरा है कि मैनेज करते हैं ये नेक्स्ट स्टेप ऑफ द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को, जो आउटकम है वो उसमें ये आते हैं। एक तो रेजोल्यूशन और हीलिंग होती है। रेजोल्यूशन और हीलिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जैसे कि इंटरल्यूकिन 10 और ट्यूमर ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ फैक्टर बीटा, ये मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूड एक्यूट इन्फ्लामेशन ये कंटिन्यूड रह रही है, मार्क होती है पस फॉर्मेशन के साथ परसिस्टेंट। इंटरल्यूकिन 8 जो है ना मैक्रोफेजेस में से रिक्रूट कर रहा है एडिशनल न्यूट्रोफिल्स को। तीसरी होती है एब्सेस, एक्यूट इन्फ्लामेशन सराउंड हो जाती है फाइब्रोसिस के साथ। मैक्रोफेजेस मेडिएट करते हैं फाइब्रोसिस को विया द फाइब्रिनोजेनिक ग्रोथ फैक्टर्स एंड साइटोकाइन। लास्ट है क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है। मैक्रोफेजेस जो है ना प्रेजेंट करते हैं एंटीजन को ताकि एक्टिवेट करे CD4 और हेल्पर टी सेल्स को, जो कि जाके साइटोकाइन सिक्रीट करेंगे और क्रोनिक इन्फ्लामेशन को प्रोमोट करेंगे। अब डिटेल में पढ़ते रहते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन। बेसिक प्रिंसिपल इसमें जो है वो यही है कि इसमें नंबर 1 तो कैरेक्टराइज होता है प्रेजेंस ऑफ द लिम्फोसाइट्स होते हैं और प्लाज्मा सेल्स होते हैं टिश्यू में, जैसे फिगर है लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स। नंबर 2 क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ना डिलेड रिस्पॉन्स होता है।